जय हिंद। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंपारण एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग यानी पार्ट 1 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमारे 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। जिसमें आर्टिकल 1 में क्या था, ये भारत एक संघ है यानी यूनियन है, अर्थात इसके कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। जो दूसरा आर्टिकल था उसमें क्या था, उसमें था कि कोई भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। जो तीसरा था उसमें क्या था, तीसरा था उसमें था कि भारत में जो वर्तमान राज्य है उसका नाम, क्षेत्र, सीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए। संसद के पास ये अधिकार है कि वो बिना राष्ट्रपति से पूछे ही किसी भी राज्य का क्षेत्र, नाम और सीमा चेंज कर सकता है। जो आर्टिकल 4 था उसमें क्या था, आर्टिकल 4 में था कि जब 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो उसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 2 और 3 है इसको 368 से बाहर रखा गया है और इसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। आज की क्लास में हम यूनाइटेड इंडिया यानी अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो भारत था पहले बहुत एक विशाल देश था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें से कुछ हिस्सा टूटते गया और टूटते गया। आज इतना जो बचा है, जो आप इंडिया के इस मैप में देख रहे हैं, इतना ही अभी बचा हुआ है। तो आज हम भी विस्तार से पढ़ेंगे कि इंडिया का कौन कौन सा हिस्सा था वो टूटा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत क्या था, अखंड भारत था। आगे भविष्य में ये एक बार और होगा, हमारा भारत अखंड है। सबसे पहले 1893 में दुरंत लाइन खींची गई, यानी 1893 में क्या हुआ, सबसे पहले भारत का विभाजन कब हुआ, माने इसके टुकड़े कब हुए, तो वो 1893 में हुआ था। डुरंड लाइन, कौन सी लाइन खींची गई थी, डुरंड लाइन खींची गई थी। और ये कहाँ पे खींची गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। यानी भारत जो था, भारत से क्या हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ। आप इंडिया के मैप ये देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा इंडिया है। और इसके बगल में क्या है, इसके बगल में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो बगल में है वो क्या है, अफगानिस्तान। यानी 1893 में पहली बार यहाँ पर लाइन खींचा गया, इसका क्या नाम था, डुरंड लाइन। तो अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा कब हुआ था, 1893 में हुआ था। आप ये याद रखिएगा। डुरंड लाइन किसके बीच में है, भारत और, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि भारत से अलग हो चुका है, उस समय पाकिस्तान तो अलग हुआ नहीं था, तो ये इंडिया में ही था। तो उस समय क्या था, भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहते थे, डुरंड लाइन कहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान भी अलग हो गया है, तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहेंगे, डुरंड लाइन कहेंगे। एक डुरंड कप होता है जो फुटबॉल में फुटबॉल का कप होता है, जैसे वर्ल्ड कप क्या होता है, क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही एक डुरंड कप होता है जो फुटबॉल के लिए होता है। ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि डुरंड कप किस खेल का मतलब हिस्सा है, तो वो किसका है, वो फुटबॉल का है, डुरंड कप। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ था, 1935 में हुआ था। कौन अलग हुआ था, म्यांमार, यानी उस समय के उसका नाम था बर्मा, अभी का नाम है म्यांमार। यानी जो ये यहाँ पे म्यांमार है ये भी भारत का ही पार्ट था, ये 1935 में का अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा किस रूप में हुआ, पाकिस्तान के रूप में हुआ। कब हुआ था, 1947 में हुआ था। यानी 1947 में आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था, तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और जो ये पश्चिमी पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है, ये इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान उस समय बोला जाता था। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, और ये वेस्ट है। यानी ये पश्चिम है तो पश्चिमी पाकिस्तान, ये ईस्ट है तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, यानी बाद में पूर्वी पाकिस्तान का क्या था, वो बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, यानी भारत और पाकिस्तान में जो यहाँ पे जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं,
रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा मतलब खींचा कैसे गया, इसका कोई मतलब कोई भी ऐसा तो था नहीं कि जो जमीन पे जाके मिलाएगा कि हाँ यहाँ से पाकिस्तान होगा, यहाँ से इंडिया होगा। तो बेसिकली उस समय हुआ क्या था, मैप रख लिया गया था और मैप पे जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन थे उसको मिला दिया गया और उसी से क्या हो गया, ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे इसको मिला दिया गया, ऐसे पुलिस स्टेशन मिला दिया गया और जो लाइन बना था उसी लाइन इधर क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया और इधर हिंदुस्तान हो गया। और इस लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। बाद और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं, यानी भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच में जो लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन से जानते हैं। यहाँ पे जो लाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं जीरो लाइन। आई होप आप समझ गए होंगे कि अखंड जो भारत था वो कैसे कैसे टूटा। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो अजीब स्थिति में था। अंग्रेज हमें इस मुहाने पर छोड़ के गए थे जहाँ से हमको संवारना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, मुश्किल काम था। लेकिन उस समय जो हमारे नेता थे उन्होंने बहुत ही साहस भरा काम किया और आज जो ये भारत है उन नेताओं का देन है जो आज ये खूबसूरत भारत है, ये इतना समृद्ध है। तो आइए देखते हैं उस समय अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्या किया था। तो अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने जो यहाँ के देसी रियासतें थे उनको 3 विकल्प दिए थे। वो 3 विकल्प क्या थे? वो पहला विकल्प था कि पाकिस्तान में जाए, यानी जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाए। दूसरा विकल्प था भारत में मिल जाए, यानी दूसरा विकल्प क्या था कि भारत में रह जाइए, मिल जाइए, भारत में ही रह जाइए। और तीसरा था अगर आपको इन दोनों में नहीं रहना है तो आप स्वतंत्र अपना देश बना लीजिए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट कितने थी? 552 से अधिक थी, यानी इस समय टोटल थे 565, जिसमें से 552 भारत में मिल गए थे और जो 13 थे वो पाकिस्तान में गए थे। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। 552 यानी देसी रियासतें को मिलाकर फेडरेशन बनाना क्यों संभव नहीं था? क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि फेडरेशन जो होता है वो आसानी से मतलब ज़्यादा उसमें नहीं होता है, टूट जाता है जल्दी, मतलब थोड़ा सा प्रक्रिया किया जाएगा टूट जाएगा। अब मान लीजिए 552 को मिला के आप फेडरेशन बना देते तो क्या होता, 552 स्टेट होते और उसमें से कभी कोई अलग हो जाता, कभी कोई अलग हो जाता, कभी कोई अलग हो जाता, तो वो हमेशा एक बिखराव की स्थिति बनी रहती। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। किसको जिम्मेदारी दी गई थी? सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसको मिला के आपको क्या बनाना है, एक यूनियन बनाना है, यूनियन गवर्नमेंट बनाई। क्योंकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में एक बार जो भी अंदर आ गया, जो देश में मिल गया, उसको कभी निकल नहीं सकता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इन काम में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन काम में कितने लोगों ने? 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें पहले कौन थे? पहले हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे कौन थे? वीपी मेनन, और तीसरे थे जो लास्ट गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर थे, माउंटबेटन। इन तीनों लोगों ने क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा लिया, यानी 552 में से 549 को तो समझा कर मिला लिया, लेकिन जो 3 राज्य भारत में विलय होने को तैयार नहीं थे। लेकिन 3 राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट थे, वो 3 भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। आइए उस तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला था वो था हैदराबाद। अब आइए हैदराबाद का यदि उस समय मतलब वो क्यों नहीं मिलना चाहता था। हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, यानी जो हैदराबाद का निजाम था वो यदि हैदराबाद को कहाँ मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। देखिए हैदराबाद आप इंडिया मैप में देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है हैदराबाद, ये वाला जो एरिया है इसको, ये हैदराबाद का एरिया है। अब बताइए यहाँ से इसको कैसे पाकिस्तान में यहाँ पर मिलाएगा, कितना बुर्बक था ये, पॉसिबल है क्या? ये पूरा इंडिया के बीचों बीच होके आया और सोच रहा है कि पाकिस्तान में मिला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना यानी इंडियन आर्मी को भेजा और ऑपरेशन पोलो, इस कौन सा ऑपरेशन हैदराबाद में चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था।
इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। यानी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को क्या किया, भारत में मिला लिया गया। जो दूसरा स्टेट था जो नहीं मिलना था चाहता था वो था जूनागढ़। यह गुजरात का रियासत था। ये क्या था, ये गुजरात का रियासत था। जो गुजरात राज्य है यहाँ का रियासत था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। यहाँ ये जो था ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो बात उल्टी थी। यहाँ पे ये शासक तो मुस्लिम था, लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो हिंदू थे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, यहाँ पे सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया, यानी रिफरेंडम करा दिया। यानी सरदार पटेल ने जूनागढ़ में क्या किया, जो लोग थे उनको समझाया कि आप इंडिया में रहिए, और वहाँ के लोगों ने क्या किया, जनमत संग्रह कर दिया और उसे भारत में मिला दिया गया। यानी जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह यानी रिफरेंडम के तहत भारत में मिला लिया गया। आइए अब जो तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर, अब उसके बारे में देखते हैं। जो तीसरी देसी रियासत थी वो थी कौन थी, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह थे। यानी कश्मीर की जनता क्या थी, मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के राजा हिंदू यानी हरि सिंह थे। जो हरि सिंह थे जो तीसरी देसी रियासत थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह थे। यानी जो जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो कैसी थी, मुस्लिम थी, और राजा वहाँ के कौन थे, हरि सिंह। यानी राजा जो थे वो हिंदू थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। यानी हरि सिंह ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम न पाकिस्तान में मिलेंगे न भारत में मिलेंगे, हम अपना अलग से देश बनाएंगे। क्योंकि अंग्रेज क्या कह के गए थे, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र देश बना लो। तो हरि सिंह ने फैसला किया कि मैं अपना जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको स्वतंत्र देश बनाऊंगा। अब स्वतंत्र देश बनाऊंगा तो पिटाएंगे। अभी जब इन्होंने फैसला लिया कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, तब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। यानी पाकिस्तान ने क्या किया, आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया, और जो ये एरिया था इस पे कब्जा कर लिया था। इसको क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जब हरि सिंह को लगा कि हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए। यानी जब हरि सिंह को ये रियलाइज हो गया कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, दौड़े दौड़े वो नेहरू जी के पास आए कि हमें बचा लीजिए, पाकिस्तान वाले घुस रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर घुस चुके थे, फिर इतना कब्जा कर चुके थे। और जब नेहरू जी के पास आए तो नेहरू जी सरदार पटेल से बोले कि क्या दिक्कत है इनको बताइए। तो कह रहे ये अलग अपना देश बना रहे थे, तो अब बनाने दीजिए। तो कहा कि अरे चलिए ठीक है देख लीजिए। तो सरदार पटेल ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र में पर हस्ताक्षर करा लिया। यानी यदि सरदार पटेल थे बोले कि पहले हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद ही हम भारत में आपको मिलाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। तो उन्होंने कब कराया था, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। अब एक बार जो आप जानते हैं क्या, भारत क्या है, एक यूनियन है, और एक बार जो इसका अंग बन गया तो आर्टिकल 2 के तहत अंग बन सकते हैं। आर्टिकल जो 3 है उसमें क्या कहा गया है कि जब अंग बन गए उसके बाद तोड़ेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, क्षेत्र में परिवर्तन कर देंगे, नाम बदल देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो मिलो। उस समय तो बस ये था कि भारत में मिला लेना है, बाकी बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब सरदार पटेल जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला रहे थे तो हरि सिंह ने मान लिया कि हम इंडिया में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अलग रहेगा। तो सरदार पटेल उस समय मान गए, क्योंकि उनको पता था कि भारत क्या है, एक यूनियन है, और यूनियन है इसका मतलब भारत कभी भी नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है। तो उनको उस समय तो जरूरी क्या था कि अभी इसको पहले मिला लेते हैं भारत में, क्योंकि भारत में मिल गया तो फिर हम अपने अनुसार इसको बना लेंगे। तो उस समय क्या किया उन्होंने, हरि सिंह से क्या कराया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया और भारत का अंग बना लिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों देसी रियासतें थी इसको कैसे भारत में मिलाया गया। अब टोटल 552 रियासतें तैयार थी भारत में मिलने के लिए। तो
तो इस सब को मिला के क्या एक भारत का निर्माण किया गया। यानी जो 552 देशी रियासतें थे उनको मिला के क्या किया, भारत का निर्माण किया गया। और इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। कितने राज्यों में उस समय बांटा गया था? 4 राज्यों में बांटा गया था। 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला कैटेगरी A था, दूसरा B था, तीसरा C था और चौथा D था। आइए अब देखते हैं इस किस कैटेगरी में किसको रखा गया। तो जो कैटेगरी A था ये उसमें ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांत उसको कहते हैं, वह राज्य जहां अंग्रेज का शासन था। यानी ब्रिटिश प्रोविंस में किसको रखा गया? जहां पर अंग्रेजों का शासन था। जो दूसरा कैटेगरी B था उसमें प्रिंसली स्टेट यानी देशी रियासतें थी। यानी देशी रियासतों की एक कैटेगरी बना दी गई जहाँ पर देशी रियासतें जो मजबूत थी वो शासन कर रहे थे। जो तीसरा कैटेगरी था वो कमिश्नरी, बड़े बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। यानी कमिश्नरी के अंदर कौन आते थे? वो बड़े बड़े शहर जहाँ पे अंग्रेज कब्जा किए थे, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया। ये जो बड़े बड़े जो शहर थे जहाँ पे वो कब्जा किए हुए थे उसको C में रखा गया। जो D था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो D वाला कैटेगरी था उसमें किसको रखा गया था? जो क्षेत्र देश से दूर थे वो यानी यूनियन टेरिटरी उसको बनाया गया। वो एक ही बना था, कौन था? अंडमान एंड निकोबार था। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यानी देशी रियासतों की एक कैटेगरी बना दी गई जहां पर देशी रियासतें जो मजबूत थी वो शासन कर रहे थे। जो तीसरा कैटेगरी था वो कमिश्नरी, बड़े बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। यानी कमिश्नरी के अंदर कौन आते थे? वो बड़े बड़े शहर जहाँ पे अंग्रेज कब्जा किए थे, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया। ये जो बड़े बड़े जो शहर थे जहाँ पे वो कब्जा किए हुए थे उसको C में रखा गया। जो D था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो D वाला कैटेगरी था उसमें किसको रखा गया था? जो क्षेत्र देश से दूर थे वो यानी यूनियन टेरिटरी उसको बनाया गया। वो एक ही बना था, कौन था? अंडमान एंड निकोबार था। इंडिया कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, ABCD। अब आप ही सोच के बताइए कि ये अच्छा लगेगा? A यहाँ पे रहेगा, B यहाँ पे रहेगा, C इधर रहेगा, D यहाँ पे। समझ ही में नहीं आएगा कि कौन A में है, कौन B में है, कौन C में है। सब किसी का अलग अलग। तो इसके लिए लोगों का आंदोलन होना शुरू हो गया कि नहीं, ये आधार सही नहीं है, हमको दूसरे तरह से इसको बनाइए, जहाँ पे भाषा के आधार पर बनाइए। तो जब विरोध ज़्यादा होने लगा तो क्या बोलते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एस के धर कमेटी बनाई। एस के धर जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, रिटायर हो गए थे। तो उनके अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए। सबसे पहला 1948 में कब बना हुआ था एस के धर कमेटी? 1948 में बना था। आयोग का गठन हुआ, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। जो एस के धर कमेटी थी वो क्या की, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे इसका विरोध किया। जो दूसरी कमेटी थी और फिर विरोध बढ़ते जा रहा था, फिर रिपोर्ट तो आया लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर दूसरी कमेटी बनाई गई, जेवीपी समिति, जिसमें कौन थे? J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पताबी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषा के आधार पे राज्यों का गठन का विरोध किया। यानी जो ये दूसरा भी यदि समिति बना था, आयोग बना था, इसने भी भाषा के आधार पे राज्य बने इसका विरोध किया था। लेकिन जो ये JVP समिति है ये भी 1948 में ही बना था। और जो एस के धर समिति है ये भी 1948 में ही बना था। पहले एस के धर समिति बना, उसके बाद JVP समिति बना। आई होप आप ये दोनों समिति समझ गए होंगे। चूंकि 2 समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का विरोध कर चुके थे, इसलिए ये विरोध और बढ़ते जा रहा था। और 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए एक इंसान थे, पेटू श्रीरामुलु। यानी जो तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कौन कर रहे थे? पेटू श्रीरामुलु। कब? 1952 में। वो क्या किए, भूख हड़ताल पे बैठ गए और 56 दिन तक, यानी 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे।
यानी कितने दिनों तक वो भूख हड़ताल पे रहे, 56 दिनों पर भूख हड़ताल पे रहे। उसमें उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, और बाद में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब 56 दिन तक भूखे रहे तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। और अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जनता के विरोध विरोध जो था वो बढ़ गया। अब चूंकि उनकी मृत्यु हो गई थी तो जनता बहुत आक्रोशित हो गई कि जो ये कैसी सरकार है जो हमारी मांग नहीं पूरी कर रही है, किसी की जान चली गई। अब इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया कि नेहरू जी को मजबूर होके 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। यानी नेहरू जी ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बना दिया, जिसका क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। अतः भाषा के आधार पे गठित होने वाला यह पहला राज्य है। कौन सा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो वो आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला वो कौन सा देश है और कब बना था, तो वो कौन सा राज्य है और कब बना था, तो वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। और कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को। ये डेट याद रखिएगा और ये राज्य याद कर रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्योंकि भाषा के आधार पर अब एक राज्य बन गया तो और लोगों को लगा कि अब हम लोग का भी बन जाएगा, तो पूरा देश में विरोध शुरू हो गया। नेहरू जी माथा पीट ले कि अब करे तो करे क्या। उन्होंने एक आयोग का गठन किया, भाषा के आधार पर गठन कर राज्यों का गठन के लिए 1953 में एक आयोग बना जिसका क्या नाम था, फजल आयोग। इसने सितंबर 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। कब रिपोर्ट दिया, सितंबर 1956 में अपना रिपोर्ट दिया, और भाषा के आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। यानी जो ये फजल आयोग था, इन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संशोधन 1956 यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1956 में पारित हुआ, और कह दिया गया कि हाँ भाषा के आधार पर भारत का राज्यों का बंटवारा होगा। इसके बाद जो ABCD था इसको रद्द कर दिया गया। यानी जो ये पारित हो गया, वो 7वां संशोधन 1956 में पारित हो गया कि अब भाषा के आधार पे राज्य बनेंगे। तो ये ABCD जो हम ग्रुप देखे थे ये क्या हो गया, खत्म हो गया, रद्द कर दिया गया। और भाषा के आधार पे उस समय कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए यानी स्टेट बनाए गए, और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाए गए। जो कौन किस डेट को, 1 नवंबर 1956 को ये बनाए गए। आई होप आप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और जब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यारों के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तब फिर मिलते हैं। जो हमारी अगली इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी उसमें हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा जो लेसन यानी दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।